बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी महल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। रात का 1 बज रहा था। आमिर अपने बिस्तर पर बैठा किताब का मुताला कर रहा था। उसने खुद को अच्छी तरह लिहाफ में लपेट रखा था। गैस का हीटर भी उसने अभी कुछ देर पहले ही बंद किया था क्योंकि अब कुछ ही देर में वो सोना चाहता था। बाहर बारिश हो रही थी, मौसम बेहद ठंडा था, लेकिन ऐसे मौसम में रात देर तक दिलचस्प किताबों का मुताला करने में उसे बेहद लुत्फ आता था। उसका एक भाई भी साथ ही होता था जो उससे छोटा था। उसके वालिदैन बहुत अरसा पहले एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और भाई को वो बहुत प्यार से पाल पोस रहा था। उसकी तालीम को जारी रखा हुआ था और खुद नौकरी करता था। उसने कुछ देर बाद किताब मेज पर रखी और सिगरेट सुलगाने के बाद अपने भाई के बारे में सोचने लगा। भाई अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए गया हुआ था। अचानक फोन की घंटी बजी तो वो चौंक पड़ा। फिर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाने के बाद हेलो कहा। हेलो आमिर भाई, मैं आसिम बोल रहा हूँ। आसिम ने घबराए हुए लहजे में कहा। आसिम, तुम इस वक्त खैरियत से तो हो? आमिर ने घबराकर पूछा। उसने कहा, खैरियत नहीं है भाई, मैं इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हूँ, आप जल्दी पहुँचे। मैं इमरान के घर में हूँ और इमरान के घर वाले बारात लेकर गए हुए हैं। घर में मैं और इमरान अकेले थे कि अचानक कुछ लोग घर में घुस आए हैं और हम दोनों को कमरे में कैद कर दिया है। कहीं ये हमें मार ना दे, आप जल्दी पहुंचे, प्लीज जल्दी। इसके बाद फोन कट गया। आमिर ने जल्दी से रिसीवर रखा और बिजली की तेजी से उठा। उसने गर्म कोट, जूते और दस्ताने पहने, कानों पर मफलर लपेटा। इसके बाद अलमारी से रिवॉल्वर निकालकर जेब में रख लिया, घर को ताला लगाया और बाहर आ गया। फिर जल्दी से उसने अपनी मोटर बाइक निकाली और बाइक स्टार्ट करके रवाना हो गया। अचानक बादल जोर से गरजे, बिजली की चमक भी दिखाई दी और बारिश तेज हो गई। आमिर ने मोटर बाइक की रफ्तार कुछ कम कर दी, लेकिन तेज बारिश में बाइक चलाना उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा था। इमरान की कोठी काफी फासले पर थी। आमिर को उस तक पहुंचने के लिए एक ऐसी वीरान सड़क पर से गुजरना पड़ता जिसके बारे में मशहूर था कि वो पुरस्कार आसीबी सड़क है। अक्सर लोगों को वहाँ अजीबो-गरीब मखलूक नजर आती थी और अक्सर लोगों ने मुख्तलिफ भयानक आवाजें भी सुनी थी। उसके जहन में सड़क से मुताल्लिक लोगों की मुख्तलिफ बातें गर्दिश करने लगी, लेकिन ये बातें ज्यादा देर तक उसके जहन में न रहीं क्योंकि उस वक्त उसे अपने भाई की फिक्र थी। आमिर अपनी सोचों में गुम एहतियात से बाइक चला रहा था कि अचानक कुछ दूर सड़क के किनारे उसे एक शख्स नजर आया जो हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। आमिर ने ब्रेक पर दबाव बढ़ा दिया तो बाइक आहिस्ता हो गई। वो सोचने लगा, आखिर उसे रोकने वाला कौन हो सकता है। फिर उसे ख्याल आया, कोई शख्स होगा जिसे किसी की जरूरत होगी। ये बात भी उसके जहन में आई कि वो कोई लुटेरा भी हो सकता है, और साथ ही ये ख्याल भी आया कि वो कोई पुरस्कार मखलूक भी तो हो सकती है। आमिर सोचने लगा कि उसे रुकना चाहिए या नहीं। वो बुज़दिल तो नहीं था, लेकिन उस वक्त वो जल्दी में था। वो जल्द अज जल्द इमरान की कोठी तक पहुंचना चाहता था। अगर वो उस वक्त किसी मामले में उलझ जाता तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर हो सकती थी। फिर उसने बाइक की रफ्तार मजीद बढ़ाकर तेजी से निकल जाना चाहा, लेकिन सड़क पर मौजूद शख्स ऐन उसके सामने आ गया। आमिर को मजबूरन बाइक रोकनी पड़ी। उसने गौर से देखा, उसे रोकने वाला एक बूढ़ा शख्स था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके कपड़े सफेद थे। उसे एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों रोका? आमिर ने परेशान लहजे में कहा। क्या तुम मुझे यहाँ से कुछ दूर कच्चे रास्ते पर छोड़ सकते हो? वहाँ मेरा घर है, बूढ़े ने गरजदार आवाज में कहा। बाबा, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, अगर आप कहें तो वापसी पर छोड़ दूं?
आमिर ने कहा, तुम देख रहे हो कि मैं भीग रहा हूँ और कहते हो कि वापसी पर छोड़ आओगे। बूढ़े ने शिकायती अंदाज में कहा, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, मेरी मदद करो। मुझे भी एक जगह जल्दी पहुँचना है बाबा, मामला बहुत अहम है। आमिर ने कहा, देखो मैं सर्दी से मर सकता हूँ, तुम सिर्फ चंद मिनट में मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो। सोच लो, मामला तो ये भी अहम है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो हो सकता है कि कोई तुम्हारी मदद भी ना करे। बूढ़े ने अजीब अंदाज में कहा, कितनी दूर जाना है बाबा? आमिर ने उसकी हालत देखकर कहा, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना। बूढ़े ने जवाब दिया। आमिर सोचने लगा कि क्या करे। एक तरफ उसके भाई का मसला था, वो खतरनाक तरीन लोगों की कैद में था जो उनको कत्ल भी कर सकते थे, तो दूसरी जानिब एक ज़ईफ शख्स का मसला था जिसे अगर वो इस सर्द रात में इसके घर ना पहुंचाता तो वो मर सकता था, और उसके दिल में सारी जिंदगी बोझ रहता कि वो उसकी वजह से मर गया। फिर भी बूढ़े का अंदाज ऐसा था कि जैसे वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। आखिर उसने फैसला किया कि वो जल्द अज जल्द बूढ़े को उसके घर छोड़ने के बाद ही आसिम की तरफ जाएगा। उसने बूढ़े से कहा, आप जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाएं, मैं पहले आपको पहुंचा देता हूँ। जीते रहो बेटा, बूढ़े ने कहा और बाइक पर बैठने लगा, लेकिन उससे सही तरह बैठा नहीं जा रहा था। आमिर को कोफ्त और परेशानी होने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। बूढ़ा कुछ देर बाद बाइक पर बैठने में कामयाब हो गया। चलो बेटा, उस तरफ कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतार दो, बूढ़े ने कहा तो आमिर ने बाइक आगे बढ़ाकर कच्चे रास्ते पर डाल दी। उसे यहाँ कच्चे रास्ते पर बाइक चलाने में बहुत दुश्वारी आ रही थी। कीचड़ और गीली मिट्टी की वजह से बार बार बाइक का तवाज़ुन खराब हो रहा था। इसके बावजूद आमिर बाइक को चलाता रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद आमिर ने बूढ़े से पूछा, बाबा आप तो कह रहे थे कि ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम तो काफी दूर आ चुके हैं। बस अब ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर, बूढ़े ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। फिर कुछ देर बाद आमिर को परेशानी और कोफ्त होने लगी, क्योंकि बूढ़े का घर आके ही नहीं दे रहा था। उसे आसिम का ख्याल बार बार परेशान कर रहा था। बूढ़े को बाइक पर बिठाने से पहले उसका ख्याल था कि 5-7 मिनट में ही वो बूढ़े को उसके घर पहुंचा देगा और फिर जल्द अज जल्द आसिम के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। बाबा और कितनी दूर जाएंगे आप? उसने कदरे बेजारी और परेशान कुन लहजे में पूछा। बस अब ज्यादा दूर नहीं है, बूढ़े ने इत्मीनान से जवाब दिया। बाबा जी आप तो शुरू से ही यही कहते चले आ रहे हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाना है, और देखिए हम कितनी दूर आ गए। आमिर ने कहा, फिक्र ना करो, अब ज्यादा दूर नहीं है घर, बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर आमिर भिन्ना गया। उसे शदीद गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि वो बाइक रोक दे और बूढ़े को उतार दे। फिर उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए नरम लहजे में कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे एक और जगह भी जल्दी से पहुँचना है। आपका घर तो आ ही नहीं रहा। तुम परेशान ना हो, घर के करीब पहुँच चुके हैं, बूढ़े ने मुतमईन लहजे में कहा। कुछ देर बाद आमिर को खंडरात नजर आए। उस पर खौफ गालिब आ गया, लेकिन उसने खुद को खौफ से आजाद करा लिया। बस यहाँ रोक लो, बूढ़े ने आमिर के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने बाइक रोक ली। उसने खुद को खौफजदा महसूस किया। फिर उसने बूढ़े से कहा, अच्छा अब मुझे इजाजत दें। भाई इतनी भी क्या जल्दी है, जरा कुछ खा पी तो लो हमारे साथ, बूढ़े ने फिक्रअंदाज लहजे में कहा। नहीं, बस अब मुझे इजाजत दें, मुझे एक और जगह पहुंचना है, मैं फिर कभी आपके पास आऊँगा, आमिर ने कहा। फिर कभी नहीं, अभी और इसी वक्त आओ मेरे साथ, बूढ़े ने करख्त लहजे में कहा। उसका अंदाज एकदम ही बदल गया था। देखिए मुझे एक जगह पहुंचना है, आमिर ने कदर परेशान लहजे में कहा। बाद में जाना, पहले हमारे साथ कुछ खा पी लो, बूढ़े ने कहा। तो आमिर को यकीन हो गया कि अब उसकी खैर नहीं। बूढ़ा उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, फिर उसके साथी और वो उसका खून पी जाएंगे। वो काफी खौफजदा हो गया था, फिर भी उसने अपने हवासों को काबू में रखा और बोला,
دیکھیں جناب، جس طرح آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے اسی طرح کسی اور کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے. اگر میں نہ پہنچا تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اترو اور چلو میرے ساتھ. بوڑھے نے عامر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے خوخار انداز میں کہا تو عامر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی لوہے کے شکنجے میں اس کا ہاتھ پھنس گیا ہو. پھر بوڑھے نے تقریباً اسے گھسیٹ ہی لیا. اس سے پہلے کہ بائک گر جاتی عامر چیخا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا؟ ہمارا یہی طریقہ ہے، چلو میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا. عامر کو تقریباً گھسیٹنے لگا. عامر سے بائک چھوٹنے کے بعد گر گئی اور بوڑھے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کے باوجود اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کیونکہ بوڑھے میں بہت طاقت تھی. کچھ دیر بعد بوڑھا عامر کو کھنڈر کے اندر لے آیا. یہاں ہر طرف گہرا اندھیرا تھا. بوڑھا عامر کو گھسیٹے لیے جا رہا تھا اور عامر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. پھر بوڑھا اسے ایک ایسے کمرے میں لے آیا جہاں کئی دیے روشن تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، ماحول گرم تھا، جبکہ قالین پر ایک بوڑھی عورت اور ادھیڑ عمر کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تم نے آنے میں دیر کر دی، بوڑھی عورت نے بوڑھے سے شکایتی انداز میں کہا. ہاں بس ذرا دیر ہو گئی، بوڑھے نے سرسری انداز میں کہا. پھر اس نے عامر کا ہاتھ چھوڑنے کے بعد اسے کہا، بیٹھ جاؤ قالین پر. عامر نے بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھیں وہ میرا مسئلہ ہے. بوڑھے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، خاموش بیٹھے رہو. پھر اس نے بوڑھے اور دونوں آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی خوب خاطر تواضع کرو. اپنی بات ختم کرنے کے بعد بوڑھا بھی قالین پر بیٹھ گیا. عامر ان تینوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اندازہ درست نکلا. بوڑھا اسے بالآخر کسی نہ کسی طرح اپنے ٹھکانے پر لے آیا تھا اور اب اسے یقیناً مار دیا جائے گا. وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا. اس نے آس پاس کا جائزہ لیا. وہ صرف دروازے سے ہی باہر جا سکتا تھا جس سے بوڑھا اسے لے کر آیا تھا. بڑھیا اٹھ کر اس کے پاس آ گئی. پھر وہ بیٹھ گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی. عامر بری طرح خوف زدہ ہو گیا. کیا کھانا پسند کرو گے؟ بڑھیا نے پوچھا تو عامر گھبرا کر بولا، جی نہیں، کچھ نہیں، بس میں جانا چاہتا ہوں. تم نہیں جا سکتے، جب تک ہم نہیں چاہیں گے تم نہیں جا سکتے. بوڑھی نے کرخت لہجے میں کہا، بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ بڑھیا نے سوال دہرایا تو عامر نے سوچا اب وہ بری طرح پھنس گیا ہے اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی ناکام ہو سکتی ہے. اس نے عاصم اپنے بھائی کے بارے میں سوچا. پھر بڑھیا سے بولا، دیکھیے میرا بھائی سخت مشکل میں ہے. میں نے تو بابا جی کے ساتھ نیکی کی اور انہیں یہاں تک چھوڑنے آ گیا، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. کیا نیکی کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ بڑھیا کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے کہا، تم خوفزدہ کیوں ہو؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں. عامر نے کہا، بھول جاؤ اسے، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ بڑھیا نے پوچھا. عامر نے سوچا اب تو میں اپنے بھائی عاصم تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اس لیے اس کی طرف سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے ایک گہرا سانس لینے کے بعد بڑھیا سے کہا، جو آپ کا دل چاہے کھلا دیں. اچھا تم بے فکر ہو کر بیٹھو، میں آتی ہوں، بڑھیا نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی. بوڑھا اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ جو ابھی باہر گئی ہے یہ میری بیوی ہے، ہم لوگ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں. اسی وقت بڑھیا کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی. اس نے وہ عامر کے سامنے رکھ دی. اس پر موجود کپڑا ہٹا دیا. وہاں بہت اچھی اچھی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. لو بھائی کھا لو، کچھ اور کھانا چاہتے ہو تو بتا دینا، بڑھیا نے کہا. عامر سوچنے لگا کہ اسے کچھ کھانا چاہیے بھی یا نہیں. اس پراسرار ماحول میں اسے ڈر تھا کہ وہ پراسرار لوگ کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھلا دیں جو کسی بھی طرح اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. کھاؤ بھائی، کیا سوچنے لگے،
बूढ़े की करख्त आवाज उसके कानों से टकराई तो वो खौफजदा हो गया और बेख्तियार उसका हाथ खाने की तरफ चला गया। उसने तली हुई मुर्गी की एक रान उठा ली। मुर्गी बड़ी लजीज थी। परेशान और खौफजदा होने के बावजूद पूरी रान खत्म कर गया। फिर बूढ़े के कहने पर उसे कुछ और चीजें भी खाईं। खाने से फारिग होकर वो बूढ़े से बोला, अच्छा अब मुझे इजाजत दें। इस बारिश और तूफान में कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। बूढ़े ने कहा। तूफान? तूफान कहाँ है? बाहर तो हल्की बारिश हो रही है। आमिर ने कहा, नहीं, अब हल्की बारिश नहीं हो रही, तूफान आ चुका है। बूढ़े ने कहा। आमिर हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको कैसे पता चला कि बाहर तूफान आ चुका है? बूढ़ा पुरस्कार मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद वो दोनों खंडर से बाहर आए तो बाहर वाकई तूफान आया हुआ था। बूढ़ा आमिर को लेकर वापस कमरे में आ गया। अब तो आमिर को पक्का यकीन हो चुका था कि बदरूहों के शिकंजे में फंस चुका है, वरना बूढ़े को कैसे पता चला कि बाहर तूफान आया हुआ है। आमिर ने अपनी आखिरी कोशिश करने का इरादा किया। अब उसे यहाँ से दौड़ जाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर चंद लम्हों बाद उसे दौड़ लगा दी। अभी वो कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसे फौरन मुड़कर देखा और खौफ से लरज उठा, क्योंकि बूढ़ा काफी दूर अपनी जगह पर ही बैठा था और उसका हाथ लंबा होकर आमिर को पकड़ चुका था। फिर बूढ़े के हाथ ने आमिर को खींच लिया और वो उसी जगह पहुंच गया जहां से उठकर भागा था। बैठ जाओ, यहाँ से भाग नहीं सकते। बूढ़े ने करख्त आवाज में कहा, मुझे जाने दें, मेरे भाई आसिम की जिंदगी खतरे में है। आमिर ने गोया इल्तिजा की। चुपचाप बैठ जाओ, बूढ़े ने गुस्से से कहा। कुछ देर बाद बुढ़िया और बूढ़ा और उसके दोनों भाई उठ खड़े हुए। बूढ़ा तो आमिर के करीब ही खड़ा था, बाकी तीनों भी उसके पास पहुंच गए। आमिर खौफजदा निगाहों से उन्हें देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चार जिस अंदाज से उसके पास खड़े थे, उससे उसे अंदाजा हो चुका था कि किसी भी लम्हे वो चारों खौफनाक रूप बदलकर उसे भंबोर डालेंगे। उसे बेख्तियार इधर उधर नजर डाली कि शायद दौड़ जाने की सूरत नजर आ जाए। उसे लम्हे उस बूढ़े ने उससे कहा, अब तुम आराम करो, सुबह चले जाना और यहाँ से फरार होने का सोचना भी नहीं। मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। आमिर ने कहा, अभी तुम्हारे लिए बाहर बहुत खतरा है, आराम से सो जाओ। बूढ़े ने कहा तो आमिर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। खतरा? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए खतरा है। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। आप बताइए, मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँगा। आमिर ने जल्दी से कहा। बस तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, बूढ़े ने कदरे करख्त लहजे में कहा और फिर वो चारों कमरे से बाहर चले गए। आमिर काफी देर तक बुत बना बैठा रहा और बूढ़े की बातों पर गौर करता रहा कि आखिर वो क्या चाहता है। क्या वो वाकई सच कह रहा है? उसके लिए बाहर खतरा है या सिर्फ उसको तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें कर रहा है जिनकी वजह से वो मुतमईन हो जाए और वो लोग किसी भी वक्त आकर उसका खून पी जाएं। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे से बाहर का जायजा ले। वो बूढ़े का हाथ लंबा हो जाने की वजह से अभी तक खौफ से लरस रहा था। बहुत देर तक टहलते रहने के बाद बिलाखिर थक कर बैठ गया। आसिम के बारे में उसने सोचा, अब तक तो उसे और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया गया होगा। कुछ देर बाद वो लेट गया। काफी देर तक वो जागता रहा, फिर रात के किसी पहर नींद के आगोश में सो गया। उठो, सुबह हो गई है। उसके कानों में आवाज आई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। बूढ़ा उसके करीब ही बैठा था। उसी ने उसको जगाया था। आओ मेरे साथ, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके चले जाना, बूढ़े ने उठते हुए कहा। फिर उसे लेकर ऐसी जगह आ गया जहां हाथ मुंह धोने के लिए पानी मौजूद था। अब आमिर को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि बूढ़ा और उसके साथी उसे मारना नहीं चाहते थे। मामला कुछ और है
उसने मुंह हाथ धो लिया तो बूढ़ा उसे वापस कमरे में ले आया। कुछ देर बाद बुढ़िया नाश्ता लेकर आ गई और फिर बुढ़िया कमरे से बाहर चली गई और आमिर नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद बुढ़िया और बूढ़ा आ गए। आमिर ने चंद लम्हे में ही नाश्ता खत्म कर लिया। बुढ़िया ट्रे उठाकर ले गई। बूढ़ा आमिर के करीब बैठ गया और बोला, तुम रात को जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जी, क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। आमिर ने उलझते हुए लहजे में कहा। बूढ़ा बोला, रात में जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ये पता चल गया था कि तुम कहाँ जा रहे हो और मैंने तुम्हें रोक लिया, फिर तुम्हें किसी तरह यहाँ ले आया। रात को तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला था। तुम्हें दरअसल एक बदरूह ने बुलाया था। बदरूह? आमिर के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, अगर तुम कुछ और आगे जाते तो वो बदरूह तुम्हें अपने साथियों समेत पकड़ लेती और अगर तुम उसकी गिरफ्त में आ जाते तो यकीनन वो तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाती। बूढ़े ने कहा, लेकिन मुझे तो मेरे भाई ने फोन किया था कि उसे डाकुओं ने कैद कर लिया है। आमिर ने हैरत से कहा, लेकिन वो फोन एक शैतानी चक्कर था। तुम्हारे भाई ने फोन नहीं किया था। अब तुम आराम से घर जाओ और जाकर अपने भाई से पूछ लेना कि उसने फोन किया था रात को मैं इसीलिए तुम्हें नहीं भेज सका था क्योंकि वो बदरूह किसी न किसी तरह तुम्हें घेर लेती और मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मुझे मालूम था कि सुबह होने पर वो सब चले जाएंगे और ऐसा ही हुआ। अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। बूढ़े ने कहा, आप कौन है बाबा? आमिर ने कहा, ये जानने की ज़रूरत नहीं। बूढ़े ने कहा। फिर वो आमिर की बाइक की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे उठा लो और बेफिक्र हो जाओ। क्या वो बदरू और उसके साथी मुझे फिर कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? आमिर ने पूछा। नहीं, वो अब यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि वो शैतानी चक्कर एक बार ही चला सकते थे। बूढ़े ने कहा। आमिर ने अपनी मोटरसाइकिल उठाकर साफ की, फिर बूढ़े से कहा, आपका बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी मदद की। क्या मैं आपसे मिलने किसी वक्त आ सकता हूँ? नहीं, अब हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, बूढ़े ने जवाब दिया। बाइक स्टार्ट करने के बाद आमिर ने बूढ़े की तरफ देखा तो बूढ़े ने अपना हाथ अलविदाई अंदाज में ऊपर उठाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी तो आमिर भी धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर रवाना हो गया। वो सबसे पहले इमरान के घर पहुंचा। इतनी सुबह? भाई, खैरियत तो है? आसिम ने पूछा। हाँ, मसला ही कुछ ऐसा हो गया था, आमिर ने कहा। फिर उसने आसिम से पूछा, क्या तुमने रात को मुझे फ़ोन किया था? नहीं तो, क्या बात है, बताएं? आसिम ने कहा। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है? इमरान की अम्मी इमरान के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोली। तो आमिर ने सारा वाक़या बताया जिस पर उन्होंने हैरत का इजहार किया, बल्कि उस बूढ़े के लिए तशक्कुर आमेज़ कलमात भी कहे। यकीनन वो बूढ़ा किसी और मखलूक में से था। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके या किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो या कोई हादसा हुआ हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखें। हो सकता है इस चैनल पर अगली कहानी आप ही की हो। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।